कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। आज इस टॉपिक पे बात करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक इंसल्ट है, बट मुद्दा ऐसा है कि मुझे लगता है बात करना पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए, उन सिपाही भाइयों के लिए जिनकी कहीं ना कहीं मुझ पर जिम्मेदारी है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, उन लोगों के लिए बात करना पड़ेगी जिन्हें इस वतन के लिए, इस खुली हवा में सांस लेने के लिए अपना आज, अपना कल सब कुछ कुर्बान किया है इस वतन के लिए। When I say I love and support Indian Armed Forces, I do stand with them in any kind of situation. ये एक ऐसी चीज है जिस पर बवाल मचा है, वो भी आज़ादी के इतने सालों बाद। तो कहीं ना कहीं उनकी बात की जिनने इस वतन के लिए ये किया है कि जितना भी लहू था तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। हर वो सिपाही, एवरी सोल्जर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जिनके लिए तिरंगा महत्व रखता है, जिनके लिए तिरंगा उसके अभिमान में खड़ा होना, उसकी शान में खड़ा होना, और उस तिरंगे के लिए वहां पर वो लगे हुए हैं, आज उनके लिए बात करना पड़ेगी। और सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल बड़ा छोटा सा है। क्या हम 52 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं या शहीदों के शहादत और उनके लहू का अपमान कर रहे हैं? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया था उस राष्ट्रगान की बात करते हैं। नेशनल एंथम जिस पर बवाल मचा हुआ है, वो भी कोई मुद्दा है नहीं, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सबसे पहले समझें कि नेशनल एंथम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस क्या रखता है। क्या ये वही नेशनल एंथम है जिसके लिए आज़ादी के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्रांतिकारियों ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के उन लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज ने, क्या इसी राष्ट्रगान के लिए अपनी जान दी थी? क्या ये वही नेशनल एंथम है? दैट्स व्हाट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर से हमारा राष्ट्रगान घोषित किया गया था, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1950 की बात है, ठीक है, इतने सालों बाद। और क्या ये हुआ क्या था एक्चुअल 1962 जब वॉर, इंडो चाइना वॉर हो रही थी, उस समय लोगों ने ये सोचा, पॉलिटिकल पार्टीज थी, बहुत सारे लोग थे, जनरल की सिनेमा क्या होता है? सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां पर हर कम्युनिटी के, हर स्टैंडर्ड के, हर स्टेटस के लोग आते हैं। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम देशभक्ति की बात करें, क्योंकि उस समय एक ऐसा माहौल बना था 1962 के समय, उन लोगों ने सिनेमा में जैसे ही खत्म होता था उसके बाद राष्ट्रगान होता था और एवरीबडी यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर नेशनल एंथम। बड़ा देशभक्ति का माहौल था, सबको उसके सम्मान होता था, इज्जत होती है। फिर उसके बाद 1990 में आते आते ये होने लगा कि जैसे द एंड होता था लोग भागने लगते थे उसको देखकर। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि 1990 में, क्योंकि सिनेमा में ऐसा हो रहा है कि लोगों को जल्दी थोड़ा सा चेंजेस हो रहे थे, प्रायोरिटीज चेंज होने लगी थी वतन में। फिर उसके बाद अभी ये हुआ कि 2003 में महाराष्ट्र से फिर से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार ये डिसीजन था कि अब हम बाद में नहीं करेंगे, पहले करेंगे नेशनल एंथम सिनेमा घरों में। तो पहले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकदम से मुद्दा बना दिया गया। फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर उसके किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च वही है। अब मुद्दा ऐसी जगह पर आकर फंस गया, पिछले साल 2016 में एक डिसीजन आया कि सिनेमा घरों में जब भी राष्ट्रगान होगा या कहीं पर भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2017, 11 महीने बाद फिर से एक ऑर्डर आया है कि कंपलसरी नहीं है, और इसको अभी रिजर्व रखा गया है, जो कि 9 जनवरी 2018, मतलब अगले साल की जनवरी में इस चीज का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर क्या है। ऑब्जर्वेशन में रखा गया है इसको अभी, और केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन दिस, एंड उन्होंने कहा कि आप संविधान बनाइए। अब आते हैं मेन, ये तो हो गया। I would not say anything which is related to the Constitution of India because I respect and I have no authority to speak on that. लेकिन मैं इसका एक इमोशनल एंगल की बात करता हूं जो हर हिंदुस्तानी को समझना जरूरी है। मैं, जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस है, जब तक मेरी रगों में आखिरी लहू का कतरा है, भारत के हर एम्बलम के लिए, भारत के राष्ट्रगान के लिए खड़ा होता रहा हूं
खड़ा होऊंगा और जब तक आखिरी सांस चलती है तब तक करूंगा। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है सिर्फ ये सब्जेक्ट। मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि अपने आप में एक इंसल्ट है, सब्जेक्ट पे बात करना एक इंसल्ट है। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए, हिंदू का जय श्री राम, मुसलमान का अल्लाहू अकबर। आप राष्ट्र से ऊपर, राष्ट्रगान से ऊपर आपने इसको कर लिया है। धर्म की बात आती है तो हम दंगे करने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं, लेकिन जब वतन की बात आती है तो कहां गया वो ज़मीर? सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वतन आता है। लेकिन अब बात यह करना पड़ेगी, यह समझना पड़ेगी कि कहां गलतियां हो रही हैं और कौन है जिसको बड़ी तकलीफ है। मुझे मिले तो फिर गुस्सा आता है, क्योंकि ये बात ऐसी है जिस पर गुस्सा करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, बंध जाते हैं संविधान में। वरना ऐसे लोगों को ना, यार तुम्हें वतन से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सब चीजें हमारी चाहिए। और ये कौन कर रहे हैं? नेक डाउन जनरेशन, जिनकी गर्दन पूरे समय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट नीचे गर्दन करने वालों को इतनी तकलीफ होने लगी। अरे आज भी गांव में ना एक बगीचे के अंदर आप राष्ट्रगान बजाइए, वहां पूरा गांव खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो सम्मान है उन शहीदों के लिए जिसने अपना लहू दिया इस वतन के, उस तिरंगे को फहराने के लिए। इस देश में एक पूरा तबका ऐसा है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हाई लेवल, हाई सोसाइटी इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, और एक पूरा ऐसा तबका है, आधा 80% मीडिया जो है वो अच्छी बात करता है, 20% जो एंटी नेशनलिस्ट मीडिया है जिनको बड़ी तकलीफ होती है, जिन्हें हर चीज़ से तकलीफ है, पता नहीं क्यों, और उनको आतंकवादी बड़ा मासूम सा लगता है, उनको अफजल गुरु और बहरान वानी बड़े प्यारे हैं, और जो हमारे सिपाही वहाँ मर रहे हैं। अब उसी पे बात आते हैं, मेरा बड़ा पुराना सा जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ। फिर लोग कहने लगते हैं कि आप फिर वही सोल्जर वाली बात करने लगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं फौज में नहीं हूं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अब जिम्मेदारी और आलस की बात करते हैं ना, बड़ी सिंपल सी एक चीज है। 52 सेकंड अगर सही तरीके से गाया जाए ना राष्ट्रगान, तो नेशनल एंथम सिर्फ 52 सेकंड्स की बात कर रहे हैं। आप कहते हो, जब मैं कहता हूं कि वहां पर सिपाही अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, आज क्योंकि आप वो 2.5 से 3 घंटे की मूवी एंजॉय कर सके, -60 डिग्री से लेकर प्लस में, सुकना के जंगल में, बनिहाल जैसी जगहों पर, जम्मू कश्मीर के ऐसे ऐसे सेक्टर्स जिनका नाम नहीं पता होगा, सेक्टर 52, जिन लोगों को सुकना के जंगल नहीं पता, जैसलमेर की वो जगह ही नहीं पता जहां रेगिस्तानी जमीन है, ऐसी ऐसी जगह, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, फिर क्या कहते हैं, अरे आप तो सोल्जर कार्ड की बात करते हो। अच्छा, वो तो उनकी ड्यूटी है, वाह, उनकी ड्यूटीज है। व्हाट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री? आप एंजॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वो आपके राइट्स हैं, बट याद रखिएगा, अधिकार, राइट्स के पहले आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या ये नहीं कहा गया है कि हम नेशनल एम्बलम्स का और हर चीज की, जो हमारे भारत की एकता और अखंडता की, सोवेनिटी की बात करते हैं, उसकी हम इज्जत करें? वो भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज में। फिर आपकी ड्यूटीज क्या? आप अपनी ड्यूटी भूल जाए, लेकिन आज सिपाही अपनी ड्यूटी करते रहे। क्यों? ये बात को समझ में नहीं आती है। कभी हम हिंदू मुसलमान के दंगों में मर गए, कभी राजनीति में पार्टियों के विरोध में मर गए, कभी हम पक्ष और विपक्ष की राजनीति में मर गए। अरे आज अगर जिंदा होते शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, और वो क्रांतिकारी और वो सिपाही जिनने इस देश के लिए जान दी है, तो वो भी सोच रहे होते कि हम भी किन उनके लिए मर गए। अब आप समझ सकते हैं किन के लिए मर गए। आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा उठा है कि हमको अपने पेट्रियोटिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब तक हम स्कूल में थे बड़ा पेट्रियोटिज्म था, रोज खड़े होके वो करते थे। आजकल तो मैंने देखा सिनेमा में पहले तो शर्म आती है लोगों को। अगर मैं जाता हूं, अगर मैं जब जनगण मन पूरे अधिकार के साथ छाती चौड़ी करके गाता हूं, लोगों को आजू बाजू वाले ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। जिनको पता है लो सोसाइटी वालों का हो गया, बेकार है आपकी सोच पर। और सबसे बड़ी चीज, वो आपकी पर्सनल सोच है, आपकी पर्सनल लाइफ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन दैट। बट मैं एक बात कहता हूं, मुझे ये पता है कि जो लोग 52 सेकंड की आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ये आपका जमीर को आवाज देना चाहिए कि आपको 52 सेकंड के लिए खड़ा होना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल सा है। आज जब आप वहां 2 से 3 घंटे बैठकर, और कितना महीने में हो सकता है, अगर आप हफ्ते में भी एक बार जाते हैं तो भी आपको कोई रोज तो खड़ा नहीं कर रहा है डंडा मार के। और यहां पर कोई संवैधानिक, सबसे बड़ी चीज है, इस पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। आपके अंदर से यू हैव टू स्टैंड। और सिर्फ सिनेमाघरों की बात नहीं है, कहीं पर भी बचता है, आपकी एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप राष्ट्रगान में खड़े हो। किस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जो ये हिंदुस्तान एक आइडिया है ना, भारत एक आइडिया था, इसको बनाने के लिए, एक राष्ट्र के लिए हम आजाद है, इसकी पहचान है ये कि हमारा एक राष्ट्रगान है।
और चाइना जैसे दुश्मन देश है, बात अलग है, लेकिन 3 साल की सजा है वहां पर अगर आप राष्ट्रगान में खड़ी नहीं होती। हमारे इधर इतनी छूट दे दी गई है कि संविधान के नाम पर आप भारत के चिन्हों का, भारत के संविधान का और भारत की गरिमाओं का, उसकी एकता और अखंडता की ही लोग जो है ना उसी की बेइज्जती कर रहे हैं। यहां पर जब आप वो मूवी देख रहे हैं ना, वहीं उसी हॉल के बाहर पुलिस अपना काम कर रही है। राज्य लेवल पे जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स काम कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। आप नेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, शैडो हंटर्स आपके लिए वहां दिन रात काम कर रहे हैं। आप उसके बाद अगर सरहद पे जाते हैं तो वहां फौजी खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा हुआ है? वो भी बोलते हैं हम भी एक दिन के लिए एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन की जगह है सिनेमा, वो भी एक दिन का एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए आ जाएगा ना, तो उस दिन आपको समझ में आएगा। लेकिन वो क्या मांगते हैं आपसे? 52 सेकंड का मतलब ये है कि सिर्फ आप उनको कुछ नहीं दे सकते, उन सिपाहियों को जो सरहद पे लड़ रहे हैं, या जो पुलिस का एक सिपाही ट्रैफिक पे खड़ा हुआ है ना, दे हैव नेवर बीन गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट। वो सिर्फ इतना मानते हैं कि आप कम से कम सिर्फ उनकी इज्जत करें, वो इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, और वो मांग भी नहीं रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए यार, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक पूरे राष्ट्र के तौर पर, कम से कम हम उन्हें इज्जत तो दें, और कुछ नहीं दे सकते। 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 दिन तिरंगे फहरा के, 2 दिन की आज़ादी मनाकर, और फिर उसको शेयर करके लोगों से कहानी बताते हैं कि हम भी बहुत बड़े देशभक्ति। देशभक्ति दिखाने की चीज नहीं है। यस, आई एग्री विद द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू वेयर इट ऑन योर स्लीव, बट हम तो दिल की बात कर रहे हैं, बाहर दिखाने की बात कर रहे हैं। अब इस दिल में अगर तिरंगे के लिए भी सम्मान नहीं है तो धिक्कार है हिंदुस्तानी होने पर, और तुम्हें अपनी पैदाइश पे भी शक होना चाहिए यार। जिस जमीन के अगर आप इसके सगे नहीं हो तो फिर किसके सगे होगे? यहां पर बस इतनी ही बात है जो समझने की है, और यूथ विल अंडरस्टैंड। आई बिलीव मेरा जो यूथ है, भारत का यूथ, कहीं ना कहीं इस बात के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। क्या आप उन आलसियों के साथ हैं? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जिनको शर्म आती है राष्ट्रगान से, जो कि आपकी पहचान है, या आप उनके साथ हैं, उनको इज्जत देना चाहते हैं? एक बात बताइए, 1960-70 60s एंड 70s में जब, उस समय तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कभी कभी सोचिए 6 महीने में एक बार भी मिलते थे तो सब खड़े होते थे छाती चौड़ी कर कर। यही कहीं ना कहीं ये दर्द है। एंड आई बिलीव मेरे जैसे पागलों को, मेरे जैसे लोगों को जो इस देश की फौज की, इस देश के लोगों की, इस देश की मिट्टी की इज्जत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है आज। कई बार लगता है कि मजहब और धर्म जो है वो राष्ट्र से बड़ा हो गया। ये आपको चुनना पड़ेगा, पहले राष्ट्र आता है और उस देश के बाद, इस हिंदुस्तान के बाद आपका और मेरा मजहब आता है। अब बात बहुत सीधी सी है कि मैं हमेशा से खड़ा होता आया हूं, आज भी खड़ा रहूंगा उस सम्मान में, और मेरी सोच, मेरे अंदर की जो जज्बा है, मेरी मोहब्बत जो है इस वतन के लिए, वो किसी के सोच की मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करता था, हूं और रहूंगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ऑर्डर होगा कि राष्ट्रगान में आपको बैठे रहना है, तो यह आदमी पहला होगा जो इस नियम को तोड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए, मेरी मोहब्बत वतन के लिए किसी की मोहताज ना थी, ना है और ना रहेगी। मुझे और आपकी परवरिश में मुझे तो शक लग रहा है, क्योंकि मेरी परवरिश ने, मेरे माँ बाप ने बचपन से यह सिखाया है, मेरे दादा दादी ने सिखाया, नाना नानी ने, कि जब भी राष्ट्रगान बजता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं छाती ऊपर करके खड़ा होता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो तिरंगा जब वहां फहराता है ना, तो बहुतों ने जान दी है, बहुतों ने फांसी झूली है उसके लिए, बहुतों ने अपना लहू दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और मुझे जितने लोग जानते हैं, पर्सनल जानते हैं और जो देख रहे हैं, ये मेरी आपसे एक ऐसी गुजारिश है, मैं चाहता हूं कि कोशिश करो, जब जब ऐसी बात हो, यार 52 सेकंड मांग रहा हूं, और तुम्हें लगता है तो मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, 52 सेकंड इस वतन के लिए दो, उन शहीदों के लिए दो, उन सिपाहियों के लिए दो, उन किसानों के लिए दो, जो आज इस वतन के लिए दिन रात लड़ रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने लहू को सर्व कर कर आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। जनगण मन में अगर नहीं खड़े होगे तो धिक्कार है तुम्हारी कोख पर और तुम्हारी परवरिश पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।